लोकसभा की चुनावी जंग शबाब पर पहुंच रही है। वार पलटवार का दौर तेज हो चला है। इसका एक नजारा बुधवार को दिखा, जब एक ओर पीएम मोदी ने सनातन विरोध और धार्मिक तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आजादी और संविधान को खतरे में डालने के आरोप लगाए। पहले सुना देते हैं कि सागर और हरदा के दौरे पर आए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने वर्षों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रहे हैं। देशवासियों की आंखों में धूल झोंक करके ये अपना खेल खेल रहे हैं। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। अब एक बार फिर कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण, राम मंदिर विरोध को लेकर कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। मुस्लिम तुष्टीकरण और ओबीसी दलित विरोध के आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने इसी पर पलटवार किया। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार बाबा साहेब के बनाए संविधान को बदलना चाहती है। देश में संवैधानिक आजादी खत्म की जा रही है। माफिया की तर्ज पर सरकार चल रही है। लोकतंत्र बचाने की बहस है, आरक्षण को बचाने की बहस है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को जिए या न जिए इसकी बहस है। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई। 500 से ज्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए। 200 से ज्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए। मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। कई तरह के माफियाओं के बाद एक सरकारी माफिया काम करता है, जिसका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अपने दल में ले जाना। बीजेपी कहती है हमको 400 से ज्यादा सीट मिलेंगी नहीं, कोई कविता अलग विषय है। भावना क्या है? संविधान को बदलने की। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने 300-250 से अधिक विशेषज्ञों के साथ बैठ के एक बेहतरीन संविधान इस देश को 70-75 साल उस संविधान ने मूल रूप से इस देश को बहुत अच्छे से जोड़ के रखा। मैं कह रहा हूं संविधान खतरे में है, हमारा प्रजातंत्र खतरे में है, हमारा जनतंत्र खतरे में है। और अब इस प्रजातंत्र जनतंत्र को खाली जनता बचा सकती है, और वो भी इलेक्शन के माध्यम से। भाजपा पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव मैदान में है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है, और वो ये कि कांग्रेस सनातन विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी है। कर्नाटक सरकार के मुस्लिम आरक्षण का हवाला देकर उन्होंने ओबीसी और दलितों को साधने की कोशिश की है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का विरोध, राहुल गांधी के संपत्ति बंटवारे वाले बयान को भी भुनाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। मोदी के हमलों से बचाव के लिए कांग्रेस संविधान और आजादी की रक्षा की दुहाई दे रही है। देखना यह है कि किसका चुनावी अस्त्र कितना असर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा धर्म
वर्सेस आज़ादी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। धर्म, संविधान और आजादी पर क्यों आई चुनावी लड़ाई? धार्मिक तुष्टीकरण पर क्या फिर घिरेगी कांग्रेस? संविधान बचाने की दुहाई से कांग्रेस को कितना फायदा? सनातन बनाम संविधान के नारे का चुनाव में कितना असर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी के ताबड़तोड़ दौरे हैं। चुनावी दौरों में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं ये सनातन विरोधी हैं और ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, बल्कि सिर्फ बात करते हैं, लेकिन इनकी नीतियां जो है धार्मिक आधार पर होती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने आरक्षण भी धार्मिक आधार पर दिया, जो हमारी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये बाबा साहब अंबेडकर के साथ एक तरीके से छल है। वहीं उल्टा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को हिटलर बता रही है, कह रही है ये हिटलर शाही करेंगे, संविधान खत्म कर देंगे और पूरी तरह से नियंत्रित कर देंगे, आम आदमी की आज़ादी खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर एक तरफ धर्म की बात है, एक तरफ संविधान बचाने की बात है। कांग्रेस संविधान बचाने की दुहाई दे रही है कि संविधान खतरे में है। क्या ये बात जनता को समझ में आएगी? कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये बात जनता को समझ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से बैठा दी है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। लेकिन कांग्रेस ये बात क्या बैठा पाई है लोगों के जेहन में कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि ओबीसी की सबसे बड़ी दुश्मन है, सामाजिक न्याय की हत्या की है। और अभी जो राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया क्रांतिकारी के, उनके पास जो जिनके पास पैसा है वो गरीबों में बांट दिया जाएगा। भाई राहुल गांधी जी के जो जिया जी हैं, वाड्रा जी, उन पे ही करोड़ों अरबों रुपए हैं, तो पहले वो बांट दें, बता दें कि देखिए ये मॉडल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, बता दें कि ये देखिए उनके पास 200 करोड़ था, उनको ऐसे 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ जो भी हो, उसमें से एक रिजर्व उनको दिया कि आप काम करो, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके साथ काम करने वालों को, उनको उनके एसोसिएट्स को, या जो भी स्ट्रक्चर हो एक दे दें मॉडल। तो भगत सिंह पड़ोसी के घर में ही क्यों पैदा हो, खुद भी उदाहरण बन सकते हैं, तभी कुछ क्रांतिकारी हो सकता है। तो धर्म और आज़ादी, लोकतंत्र, संविधान, इन पर बातें हो रही हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। संगीता शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो सीधा सवाल, वाणी जी, मोदी जी की वाणी से धर्म, सनातन, मुस्लिम, ये तो बहुत निकलता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो न बेरोजगारी पे बात करते हैं, न वो महंगाई पर बात करते हैं, न वो शिक्षा पर बात करते हैं, न वो स्वास्थ्य पर बात करते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है, क्या कहेंगे? INH 24 के दर्शकों को मेरी राम राम। कांग्रेस बहुत कुछ बोल रही है, चुनावी माहौल है, चुनावी बिगुल इनका बज नहीं रहा है। और रही बात स्वास्थ्य सेवाओं की, तो आयुष्मान योजना आपके सामने है। उसी योजना के तहत हमने जो विस्तार किया है, अब 70 वर्ष के ऊपर के आयु के बिना भेदभाव के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। रही बात जो शिक्षण संस्थाएं हैं, वो आप भी जानते हैं कितने नवीन विश्वविद्यालय, पूरे मध्य प्रदेश में ही नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। कई तो जनजाति क्षेत्र के ऐसे महान नेताओं के नाम पर हैं। प्रेरित करने वाली योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग है। रही बात बेरोजगारी की, तो ये भगवान जाने रोज नए आंकड़े कहां से ले आते, पर बेरोजगारी का आंकड़ा 18 से 24-25 साल की आयु में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि उस आयु में हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं।
दूसरा, हमारा परिदृश्य अब बदल गया है। 21वीं-22वीं सदी में प्रवेश करके हम जो करने जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। हम लोगों को अभी भी 1970s और 80s के जो परिदृश्य था उसमें अटकाए नहीं रख सकते। कांग्रेस उससे बाहर ही नहीं आ पा रही है। आज स्टार्टअप्स का माहौल है। भारत में 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। 2004 और 10 के बीच में तो केवल 300-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज तो अगर हम एक ही प्रदेश में देखें तो हजारों की संख्या में स्टार्टअप्स हैं और सब बच्चे बहुत अच्छे से उनका निर्माण कर रहे हैं। अब दूसरी जो आपने बात कही सनातन धर्म की, तो सब तो सनातनी है। और क्या गलत कर रहे हैं मोदी जी? ये सनातन का परचम लहरा रहे हैं। राम मंदिर उन्होंने बनाया, जो उन्होंने जनता को वचन दिया था, उन्होंने अपना वचन पूरा किया। कांग्रेस ने तो वहां का न्योता भी ठुकराया था। अगर कांग्रेस बनाती तो हम क्या उसको मना करते? हम साथ में उनके काम करते। किसी की जो इनकी नीति है, ये तो तोड़ मरोड़ के, ये छोटी छोटी माइनॉरिटीज अपीजमेंट की जो इनकी पॉलिटिक्स है, इसमें इनको धिक्कार आनी चाहिए। आज मैं सुन रही थी आप ही के चैनल के माध्यम से बयान, जित्तू पटवारी जी ने कहा कि माफिया और ये हॉर्स ट्रेडिंग किसने शुरू की थी, कब हुई थी? विवेक तनखा जी तो खुद एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको संज्ञान होना चाहिए कि गांधी परिवार के पूर्वजों ने, यानी कि स्वर्गीय राजीव गांधी, उनकी माता जी, उनके नाना जी, सबने कितने अमेंडमेंट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन की ये तार तार करने की बात करते हैं। 2004 में जब ये आए थे पावर में, तुरंत सबसे पहले जैसे ही लेजिस्लेशन बैठी थी, इन्होंने पोटा का कानून हटाया था। और आपको मालूम है, देश में उत्तर दक्षिण मतलब हर कॉर्नर में, हर जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट और असामाजिक तत्वों का बोलबाला, इतनी असुरक्षित थी जनता। एक और छोटा उदाहरण देती हूँ। आज जो ये बहुत बड़ी चर्चा कर रहे हैं सबके सामने कि मोदी जी ने ये बयान दे दिया और वो, तो इनके जो पिताजी के सलाहकार थे सैम पिट्रोडा, उनकी मानसिकता वो क्या जानते नहीं? सनातन हिंदू, सनातन धर्म के जो भारतवासी हैं, सबके घर में एक प्रथा रहती है कि हम अपने बच्चों के लिए चाहे वो धन जोड़ें, चाहे हम गोल्ड जोड़ें, पर हमारी परंपरा है कि दादी नानियां, दादा सब अपने पोते पोतियों के लिए धन संग्रह करके छोड़ के जाते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे भी आगे बढ़ चढ़ कर जाए। तो इसमें भी इनकी नजर आ गई है। अब ये क्या उसके भी विरुद्ध है? तो ये किसके साथ है? ये देश के साथ है। पूछ लेता हूं वाणी जी, संगीता जी हैं। संगीता जी, ये जो एक सैम पित्रोदा का बयान है कि वैसे तो सरकार तो आधी संपत्ति ले लेती है अमेरिका में, और ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे हैं राहुल जी, के सबको बांट देंगे, एक आर्थिक आधार पर समानता दिखाएंगे। तो वैसे भी संघीय ढांचे में जो राज्य होते हैं उनमें पर्याप्त तो उनके पास आधार रहता है कानून बनाने का, नई नीति लागू करने का। तो एक आध सरकार में आने के पहले जहां हैं वहां एक आध उदाहरण प्रस्तुत कर देते तो ज्यादा ये बात समझ में आती है। दूसरा, आपको सनातन विरोधी बताया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति का पैरोकार बताया जा रहा है, और ये बात जनता के जहन में बिठाने की भरसक कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप भले ही इसको नकारें, लेकिन आपके ऊपर ये आरोप बहुत संगीन है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए नवीन जी, मैं 2014 से पहले से नरेंद्र मोदी जी को सुन रही हूँ, और 2014 में भी उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी, और उनकी वाणी से जब भी कोई शब्द निकलता है तो वो असत्य निकलता है, झूठ निकलता है, और इतना झूठ बोलने वाले देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं। 2014 में उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की, उससे उन्हें वोट मिलते हैं और वो वोट ले लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। फिर दूसरी बार झूठ बोलते हैं 2019 में, फिर कांग्रेस की आलोचना करते हैं, फिर उन्हें वोट मिल जाते हैं, वो जीत जाते हैं। अब 2024 में आकर भी वो जगह जगह जहां जहां जा रहे हैं कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। भाई 10 सालों में आपने जो विकास किया है उस पर एक शब्द भी आप नहीं बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री जी इतना डरते क्यों हैं?
देश की जनता से डरते हैं, देश के पत्रकारों से डरते हैं, देश की मीडिया से डरते हैं, मन की बात करते हैं परंतु सवालों के जवाब नहीं देते हैं। आपने 10 साल सरकार चलाई, 10 सालों में देश के क्या हालात है ये आपके 80 करोड़ लोगों को जो राशन आप दे रहे हैं उससे पता चलता है कि आपने गरीबी बढ़ाई है, गरीबी घटाई नहीं है मोदी जी ने। दूसरी बात की भाजपा प्रवक्ता बात कर रही थी, क्योंकि मुझे मैंने उनको बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, तो मेरी इच्छा भी है नवीन जी कि उनकी सभी बातों का मैं जवाब दूं। जी बिल्कुल दीजिए। जहां तक ये कह रही है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, तो इतना झूठ आप मोदी जी की तरह जनता को ना परोसे, क्योंकि जिसका भी शासन होता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता, वही सरकार मंदिर बनाती, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। और इनको एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वो भी मंदिर नहीं गए, उन्होंने भी आमंत्रण ठुकराया है, जो कि हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद होता है। वो इसीलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने बता दिया कि ये जो मंदिर है ये गलत तरीके से बन रहा है, अधूरा बन रहा है, मुहूर्त नहीं है इसका। और जब शंकराचार्य ने ये वहां जाना अस्वीकार किया तो कांग्रेस कैसे जा सकती है? हम तो धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो हम क्यों जाएंगे? तो ये झूठी अफवाह जनता के बीच में ना फैले। ये आयुष्मान योजना की बात कर रही थी, तो नवीन जी मैं ये भी बता देती हूँ कि इन्हीं के मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार है, और इन्हीं की सरकार को आयुष्मान योजना क्यों बंद करना पड़ी थी? क्योंकि उसमें विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। आयुष्मान जैसी योजना, स्वास्थ्य जैसी योजना, बुजुर्गों को प्रदान की जाने वाली योजना, उसमें भी महाभ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ था और उस योजना को इनको बंद करना पड़ी। हम बात कर लेते पीएम आवास योजना की, जहां पर इन्होंने गिन चुन कर अपने लोगों को वो आवंटित किए हैं, जो जरूरतमंद लोग थे उनको आज भी आवास नहीं मिले। शौचालय बनाने की बात की, इन्होंने बीच में अधूरा काम छोड़ दिया, आज तक शौचालय पूरे नहीं बने। इन्होंने जो स्कीम लेकर आए थे जिसपे गैस सिलेंडर दिया जाता था, जिसपे सब्सिडी दी जाती थी, इन्होंने बीच में सब्सिडी बंद कर दी। मध्य प्रदेश में कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम बहनों को, लाडली बहनों को 3000 रुपए देंगे, नहीं दिया। तो ये जो देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी झूठ परोस रहे हैं, इनसे सवाल पूछते हैं तो ये जवाब नहीं देते। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की। भाई देश तो ये खुद कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या है, तो भाई 2 करोड़ रोजगार आप क्यों नहीं दे पाए? आपको 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देना थे, आप मुंह छुपाकर भाग रहे हैं देश की जनता के सामने। आपने कहा मोदी आएंगे और गरीबी हटाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, आपने आज तक गरीबी नहीं हटाई, तो जनता को झूठ क्यों परोसा आपने? महिला सुरक्षा की बात करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो बेटियां पढ़ रही है और ना ही बेटियां बच रही है। इनके ही सांसद बेटियों के साथ जो अश्लीलता कर रहे हैं, जो हमारी पहलवान बहनें धरना दे रही, पर आज तक उस सांसद से मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो उससे इस्तीफा ले ले। मणिपुर की बहनों को नग्न हालत में घुमाया जा रहा है, पर मणिपुर पर एक शब्द मोदी जी नहीं बोलते हैं। क्या कारण है कि देश के अंदर आज आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, आपने लोगों को गरीब कर दिया है, लोगों को आज रोजगार नहीं मिल रहे, और जिनके अच्छे रोजगार चल रहे थे नोटबंदी के बाद वो रोजगार भी उनसे छीन लिया गया। प्रतिक्रिया तो ले लेते। आपने जितनी भी योजना, शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है नवीन जी कि आप देखेंगे कि लोग शिक्षित नहीं हो रहे। स्कूल तो खोल दिए पर स्कूल का मेंटेनेंस नहीं किया। आज जितनी भी देश के अंदर इमारतें हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप उन इमारतों को भी ये नहीं बना पा रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं संगीता जी, इसलिए जवाब देना चाहती हूँ कि इनके प्रधानमंत्री जी झूठ बोल देते हैं और इनकी पूरी पार्टी उस झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। प्रधानमंत्री जी तो सबके हैं, प्रधानमंत्री जी सबके हैं, इनके वो नेता, प्रधानमंत्री जी सबके है, जनता देख रही है। आज इन्होंने बात की कि हम 4 लाख लोग हमने भाजपा में शामिल कर लिए। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, ये बताइए तो संगीता जी, प्रतिक्रिया लेता हूँ संगीता जी, लेकर जा रहे हैं संगीता जी, खुद के कार्यकर्ता, संगीता जी प्रतिक्रिया लेता हूँ। एक राउंड पर्याप्त, आपको वही उतना ही समय दिया जितना वाणी जी ने बोला। योगीराज जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ। योगीराज जी देखिए, एक तरफ और मैंने 6 मिनट बोला है। मैं जी मैंने भी उतना ही, लगभग उतना, बिल्कुल मैं कोशिश वही करता हूँ कि 6 मिनट और 11 मिनट में अंतर होता है नवीन जी। नहीं उतना नहीं है, 11 और 6 तब तो बहुत समय हो जाता। मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ। 18 मिनट हो गए डिबेट को। जी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। इसमें बीच में मेरा ओपनिंग भी है, क्लोजिंग है, बीच में पैकेज भी चला है, बहुत सारी चीजें। मैं प्रतिक्रिया, योगेश जी
योगी राज जी, ये जो एक कांग्रेस के विषय में ये स्थापित किया जा रहा है लोगों के जेहन में कि कांग्रेस सनातन विरोधी, और वो शंकराचार्य जी ने वो ठुकराया आमंत्रण, तो शंकराचार्य जी ने उसके पहले कई और ऐसे निर्णय भी दिए जो अगर कांग्रेस पालन करती तो मंदिर शायद उन्हीं के उसमें बन जाता उतनी शिद्दत से। तो वो सवाल अपने जाल में कांग्रेस उलझ रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का एक तरह से उनको कटघरे में खड़ा कर रही है, उनको कैद कर रही है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो नष्ट करने की स्थिति में है और हिटलर शाही की तरफ है, तानाशाही की तरफ है, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। ये बड़े विषय हैं। आम जनता के जेहन में कांग्रेस कैसे पहुंचाएगी? कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर भी कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन उसका पूरा जो ध्यान है वो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के विषय में। दूसरा, राहुल जी ने वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, सैम पित्रोदा जी का एक स्टेटमेंट आया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ रहने वाला है चुनाव? देखिए, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि चुनाव के मौके पर कांग्रेस के अलग अलग नेता सेल्फ गोल क्यों करते हैं। अभी जो सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट है, या राहुल गांधी जो अपने आप को ये बता रहे हैं कि बहुत क्रांतिकारी स्टेप वो लेके आए हैं संपत्ति बांटने का, ये उल्टा कांग्रेस को पड़ रहा है। और सैम पित्रोदा के मामले में तो पूरी कांग्रेस पार्टी सफाई देती फिर रही है कि साहब हमारा उस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, सैम पित्रोदा जी का ये निजी स्टेटमेंट है। तो सवाल सिर्फ यही होता है कि ऐन मौके पर ऐसे निजी स्टेटमेंट देने की भी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और ऐसे स्टेटमेंट जो आपको पार्टी को गड्ढे में डाल दें। आप देखो, पिछले 2014 के बाद से 3 इलेक्शंस का आप एनालिसिस कर लो, सारे मुद्दे एक तरफ। 2014 का चुनाव हुआ, किस पे सेंटर्ड हो गया? मौत का सौदागर। 2019 का चुनाव हुआ, किस पे सेंटर्ड हो गया? चौकीदार चोर। अब 2024 को चुनाव हो रहा है, अब वो किस पे सेंटर्ड कर रहे हैं? राहुल गांधी इस बात पर सेंटर्ड कर रहे हैं कि हम जातियों की जनगणना कराएंगे। सैम पित्रोदा जी एक अलग स्टेटमेंट लेके आए कि साहब 55% संपत्ति जो है सरकार को ले लेना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब हम संपत्ति का बंटवारा करेंगे। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाती हैं। ये 2 चुनाव से ये परिणाम या तो कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी में मूल बात ये अंतर है कि बीजेपी यदि कोई स्टेटमेंट दे रही है, विपक्ष के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो मूल मुद्दों से सरकार को भटकने न दे। यदि वास्तव में वो लोकतंत्र की बात करती हैं या वास्तव में वो सत्ता का सही हस्तांतरण चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जो भी सत्तारूढ़ शासन होता है, वो कई बार ये भी होता है कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कई बार इस तरह के स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो मूल मुद्दे पर वापस उनको लेके आए। जी, मूल मुद्दे क्या हैं? आज बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस ने कितने आंदोलन खड़े किए बेरोजगारी के इश्यूज पर, महंगाई के इश्यूज पर इंडी गठबंधन ने कितने आंदोलन खड़े किए। अब ये मूल मुद्दे रह गए, और अब मुद्दा क्या आ गए? मुद्दे आ गए सैम पित्रोदा आ गए, मुद्दे आ गए राहुल गांधी आ गए। अब पूरा चुनाव इधर फोकस हो जाएगा। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ एक राउंड और लेता हूं। संगीता जी, भारतीय जनता पार्टी को आप माफिया सरकार कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये सरकार माफिया है, माफियागिरी कर रही है। माफिया शब्द एक संगठित अपराध करने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये माफिया शब्द कहना? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है संगीता जी? जी, ब्रेक होकर आ रही है जी। अब संगीता जी, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफिया सरकार कह रही है कांग्रेस, और कह रहे हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी को भगवान बनाने में लगे। क्या कहें? बिल्कुल सही बात है नवीन जी। अभी मैं वरिष्ठ पत्रकार जी को सुन रही थी, तो उन्होंने कहा इंडी गठबंधन। तो मुझे लगता है कि आपको तो इंडी नहीं बोलना चाहिए, इंडिया गठबंधन बोलना चाहिए, क्योंकि आप तो न भाजपा से हैं न कांग्रेस से, आपको तो निष्पक्ष बात करना चाहिए। आप असल में हमारे गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन है, कृपया आप ना बोले। दूसरी बात कि कांग्रेस जो कह रही है वो सच कह रही है। अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो करोड़ों रुपए का आपने चंदा लिया और जो चंदे का धंधा किया, और किस तरीके से हमारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी, आईटी, सीबीआई से धमका कर लोगों से करोड़ों रुपया चंदा वसूला। वैक्सीनेशन कंपनी तक से इन्होंने चंदा वसूल लिया है। और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी
तब जाकर लिस्ट दी, तो ये जनता को सार्वजनिक क्यों नहीं किया था? इसमें संशोधन क्यों किया था कि ये जनता को नहीं बताया जाता? जनता के टैक्स का पैसा जनता को नहीं बताया जा रहा है, तो ये तो चोरी हुई ना। फिर चौकीदार चोर हुआ। जब हम बोलते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। अभी राजस्थान में मोदी जी स्तरहीन बयान देकर आए। पूरे देश के अंदर एक माहौल बन गया कि मोदी जी को इतना स्तरहीन बयान नहीं देना चाहिए। ये देश का हमारा जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, उन्होंने इस बात की बड़ी आलोचना की है कि इतना असत्य और इस तरीके से राजनीति के चुनाव में जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं वो स्तरहीन बयान पर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम इतना स्तरहीन भी नहीं होते हैं, ना ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मोदी जी और मोदी जी की पार्टी करती है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता ये सब कुछ देख रही है। आप बताइए कि इन्होंने बात की थी मोदी जी ने, जब भी इन्होंने देश की जनता से समय मांगा, देश की जनता ने इन्हें समय दिया। इन्होंने कहा मुझे केवल 50 दिन दे दो, देश की जनता ने इन्हें 50 दिन दे दिए। फिर इन्होंने कहा कि मुझे 100 दिन दे दो, देश की जनता ने इन्हें 100 दिन दे दिए। इन्होंने लॉकडाउन में ताली थाली सब बजवाई, असर कुछ नहीं हुआ। ना तो ये ऑक्सीजन दे पाए, न हॉस्पिटल दे पाए और न समय पर दवाइयां दे पाए। जनता को पलायन करने पर मजबूर। मैं आप ही की बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं। जनता का आज जिसने जो सहा है, जिसके घर से आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं। कोरोना के समय पे नवीन जी, कोरोना के समय पे जितने लोगों के घर से मौतें हुई है, क्या वो मोदी जी को माफ करेंगे? मैं आप ही की बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं। आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं। वाणी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफिया की सरकार हो गई है और मोदी लार्जर देन पार्टी हो गए हैं। मोदी भक्ति में पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डूबे हुए हैं। इसको ये लोग अंधभक्ति भी बोलते हैं, आपके कार्यकर्ताओं को अंधभक्त भी कहते हैं। और उनका कहना यह है कि तमाम सारे मामलों में फेल है मोदी सरकार। मैं बोलती हूँ क्यों ना हो। इनके पास तो इनके युवराज हैं और युवराज कहीं जाकर कुछ भी बोल देते हैं, फिर ये लिपापोती करने में लगे होते हैं। अब मैं एक एक करके जो मेरी बहन बोलती जा रही थी, तो राम मंदिर का उद्घाटन अधूरे कंस्ट्रक्शन में नहीं हुआ। सोमनाथ का 1950 में कुछ ऐसे ही परिस्थिति में हुआ था और तब शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया था। दूसरी चीज, अब आयुष्मान योजना के बारे में बात करती हूँ, तो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए थे। कुछ अस्पताल जो दागी थे उनको निरस्त किया, नए अस्पतालों को जोड़ा। तीसरी चीज, हमने जब कोरोना काल था तो यहाँ पर एक मिनट बचा है, बिल्कुल अंतिम चरण में। देखिए, आप लोग सबकी बेइज्जती करते हैं। अंतिम चरण, तरीका अपनाइए, ये दिस इज वेरी बैड। इसमें सुधार कीजिए। अंतिम चरण नहीं, सुधार मैं कर लूंगी। मैं आपके वक्तव्य में मैंने सुधार किया। सुनिए संगीता जी, जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, बोलने दीजिए। जनता डिसाइड करेगी ना, आप क्यों चिंता कर रही हैं? जैसे व्यापक घोटाला हो गया, जब वैक्सीन बनी थी, कोविड वैक्सीन, तो इसे कहा गया था मोदी वैक्सीन लगाइए नहीं, और इनके कांग्रेस के नेता चोरी छुपे लगा रहे थे। और सुनिए, 80 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं जनता के जो गरीबी रेखा में थे, उससे ये लोग इकोनॉमिक फ्रंट में आए। जो इंटरनेशनल संगीता जी बोलने दीजिए, जनता डिसाइड करेगी ना। आपका सुन लिया, इनका भी सुन लेते। तो बोलेंगे सबसे पहला कदम है आर्थिक विकास के लिए, और उसके बाद जनता ये डिसाइड करेगी। ये बोल रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं कि ऐसा किया जनता को मिलेगा तो करेगी। दो चीजों पे मुझे दो चीजों पे स्पष्टीकरण चाहिए। आपके जितने कांग्रेसी आप माफिया बोलते हैं, तो आपके संगीता जी बिल्कुल अंतिम चरण में। संगीता जी चर्चा, ये संगीता जी चर्चा बिल्कुल चर्चा, संगीता जी चर्चा होने दीजिए ना। छुपाने के लिए नवीन जी, सारे भ्रष्टाचार छुपाने के लिए नाम बदल देते हैं, और जब नाम बदलते हैं ऐसे उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया, मोहन यादव कर दिया। तो ये भ्रष्टाचार जो है वो उजागर होता है तो सजा दबा देते हैं। लिपापोती करने का काम भाजपा करती है, कंबल ओढ़कर घी पीने का काम भाजपा करती है, और फिर जनता के साथ ही झूठ बोल देती है। अब मैं इनको याद दिलाती हूँ, 1985 में मिसेस इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा और अहम संशोधन किया था। आपको याद होगा
कि 80 के हाँ, तो दशक 60 में साल पुरानी अगर दो बातें याद घर दिलाते, आजू बाजू 70 बने साल हुए पुरानी थे यादें दिलाते, तो उन पे अब तो अलग 10 साल का टैक्स, हिसाब मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी अब तो 10 टैक्स की साल जो का हिसाब मात्रा थी, दीजिए दोनों के और घर 20 का साल का मध्य निर्माण प्रदेश जब का हिसाब कंप्लीट दीजिए। होते उसके आधार पे मैं होता समय था। के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गया हूं सर, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। पहुंचकर बहुत बहुत माफी चाहूंगा, बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गया हूं। एक तो संगीता जी ने बोला था कि आपको इंडिया अलायंस नहीं बोलना चाहिए। यदि आपको इंडिया अलायंस बोलना है तो इंडिया के बाद आखिरी के बाद एक और ए लगाना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है। इसलिए इंडिया अलायंस है वो। ठीक, अलायंस का मतलब भी गठबंधन है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ दूसरी सर बात क्या ये है, ये लोग जी, किसी का भी आदर जी नहीं जी करते। बोल अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम दूसरी बात ये है कि मान लो नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला, तो ऐसा झूठ में क्या है कि जनता उसको सच मान रही है? ये भी सोचना पड़ेगा। ये एक बड़ी बात है। इसी के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल कर देते हैं और चर्चा नहीं होता। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, सरकार आ जाती है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, फिर बहुमत से सरकार आ जाती है। मोदी जी अभी भी झूठ बोल रहे हैं और 400 पार की बात कर रहे हैं। तो क्या है ऐसे उनके झूठ में, और कांग्रेस के सच में ऐसी क्या कमी है, क्या खराबी है कि कांग्रेस का सच जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है? एंड एजेंडा में नहीं। अब बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।